नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में SSCGD 2026 एग्ज़ाम की कुछ PYQs यानी कि पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करेंगे। टॉपिक है प्राचीन इतिहास और सब टॉपिक है महाजनपद काल। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महाजनपद काल के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ये SSCGD 10 फरवरी 2025 शिफ्ट 1 का सवाल था। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए धार्मिक आंदोलन, बी कृषि अधिशेष, सी विदेशी व्यापार या डी समुद्री मार्ग। महाजनपद काल के उदय का सबसे प्रमुख कारण जो माना जाता है वो था कृषि अधिशेष। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। कृषि अधिशेष के कारण, अधिशेष मतलब अधिकता, कृषि अधिशेष के कारण स्थायी बस्तियां विकसित हुई। अतिरिक्त उत्पादन से कर व्यवस्था मजबूत बनी। कर व्यवस्था मतलब बढ़ी। इससे संगठित राज्यों यानी कि महाजनपदों का उदय संभव हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महाजनपदों की सूची का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, अंगुत्तर निकाय, रामायण या फिर डी अर्थशास्त्र। महाजनपदों की सूची का मुख्य स्रोत जो माना जाता है वो है अंगुत्तर निकाय, एक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ था। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपदों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसी काल ये इस काल का सबसे विश्वसनीय स्रोत माना गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं मगध, कौशल, वज्जी या फिर डी अवंती। इसमें आंसर होगा वज्जी। वज्जी महाजनपद को गणतंत्र व्यवस्था के अनुरूप माना गया है। वज्जी और मल्ल दो ऐसे महाजनपद थे जहाँ पर गणतंत्र प्रणाली प्रचलित थी। वज्जी एक गणराज्य था। यहाँ राजा के बजाय सभा द्वारा शासन होता था। ये प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाता है, यानी कि लोगों की सहभागिता के अनुसार प्रशासन चलाया जाता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब लोगों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाजनपद काल में शक्ति का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शंस हैं अपने पास यज्ञ, कृषि भूमि, समुद्री तट या डी पर्वतीय दुर्ग। महाजनपद काल में शक्ति का जो मुख्य आधार था वो था कृषि भूमि। कृषि भूमि से कर मिलता और इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी राज्यों की। कृषि भूमि से कर प्राप्त होता, इससे सेना और प्रशासन का खर्च चलता था। जिन राज्यों के पास अधिक उपजाऊ भूमि थी वे अधिक शक्तिशाली बन गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। कारण है वहाँ लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में था। तो ऑप्शंस हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। या ऑप्शन डी ए गलत है, आर सही है। तो इसमें होगा मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, ये सही है। वहाँ लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में था, ये भी सही है। और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। मगध क्षेत्र में लोहे की उपलब्धता थी, इससे बेहतर हथियार बने और कृषि के औजार बने। बेहतर हथियारों से सैन्य शक्ति मजबूत हुई और कृषि औजारों से आर्थिक शक्ति बढ़ी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाजनपद काल में प्रचलित सिक्कों को क्या कहते थे? ऑप्शंस हैं दिनार, अशरफी, पंचमार्क या फिर डी रुपया। महाजनपद काल में प्रचलित सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। पंचमार्क सिक्के चांदी के बने होते, इन पर विभिन्न चिन्ह अंकित होते थे। दोनों तरफ सिक्कों के
चिन्ह अंकित होते थे, इनका प्रयोग व्यापार में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, तक्षशिला किस कारण प्रसिद्ध था? ऑप्शंस हैं युद्ध के लिए, शिक्षा के लिए, कृषि के लिए, खनन के लिए। तक्षशिला जो कंबोज की राजधानी थी, नहीं सॉरी, तक्षशिला गांधार की राजधानी थी, वो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। तक्षशिला प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी आते और विषय जो पढ़ाए जाते थे वो थे राजनीति, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र की शिक्षा वहाँ पर मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाजनपद काल में कर वसूली का मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शंस हैं व्यापार, भूमि, पशुपालन, हस्तशिल्प। महाजनपद काल में कर वसूली का मुख्य स्रोत भूमि था। व्यापार, पशुपालन, हस्तशिल्प भी थे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे जितना कर भूमि से वसूला जाता, उतना कर व्यापार, पशुपालन और हस्तशिल्प से वसूला नहीं जा सकता था। तो कृषि या फिर भूमि कर वसूली का मुख्य स्रोत महाजनपद काल में था। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। भूमि कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। किसान उपज का हिस्सा कर के रूप में देते, इससे प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अस्मक महाजनपद का महत्व किस कारण से है? ऑप्शंस हैं सबसे बड़ा राज्य, समुद्री शक्ति, दक्षिणी भारत में स्थिति, या फिर डी गणराज्य व्यवस्था। अस्मक महाजनपद का महत्व इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिणी भारत में स्थित था। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अस्मक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। ये गोदावरी नदी के तट पर था, इससे इसका भौगोलिक महत्व बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, महाजनपद काल में समाज किस व्यवस्था पर आधारित था? ऑप्शंस हैं व्यवसाय, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, शिक्षा, या फिर डी धन। महाजनपद काल में समाज जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, यह जन्म से ही निर्धारित हो जाती थी। जन्म से ही वर्ण व्यवस्था निर्धारित हो जाती थी। इससे सामाजिक असमानता बढ़ती थी क्योंकि ऊंच नीच और भेदभाव इसमें ज़्यादा था इस वर्ण व्यवस्था में। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अंग महाजनपद किस गतिविधि के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शंस हैं कृषि के लिए, व्यापार के लिए, युद्ध के लिए, या फिर डी शिक्षा के लिए। अंग महाजनपद जो था उसकी राजधानी थी चंपा और वो गंगा नदी के किनारे पर स्थित थी, जिससे व्यापार करना आसान हुआ। तो अंग महाजनपद व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अंग महाजनपद व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसकी भौगोलिक स्थिति अनुकूल थी क्योंकि इसकी राजधानी चंपा गंगा नदी के किनारे पर थी, जिससे परिवहन आसान हुआ और ये एक मुख्य व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा और इससे इसकी आर्थिक समृद्धि भी बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 12 है, गणराज्यों में सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती थी? ऑप्शन हैं राजा, पुरोहित, सभा, या सेनापति। तो गणराज्यों में सर्वोच्च सत्ता सभा के पास होती थी। इसमें आम लोग भाग ले सकते थे और सामूहिक निर्णय ले सकते थे। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। गणराज्यों में सभा सर्वोच्च संस्था थी, निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। इससे सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हो पाता था, सत्ता विकेंद्रित हो जाती थी। लोग सामूहिक रूप से मिलजुल कर निर्णय लेते थे और अपनी समस्याओं का हल निकालते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाजनपद काल में नगरों का विकास का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन हैं धार्मिक उत्सव, कृषि अधिशेष, युद्ध, या फिर पलायन। महाजनपद काल में नगरों के विकास का मुख्य कारण था कृषि अधिशेष। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। कृषि अधिशेष से व्यापार बढ़ा, इससे नगर विकसित हुए और शहरीकरण की प्रक्रिया भी तेज हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा क्षेत्र हिमालय की तराई में स्थित था? ऑप्शंस हैं
कोसल, अवंती, अश्मक या मत्स्य। इनमें से जो क्षेत्र हिमालय की तराई में था वो था कोसल। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ये उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर दिशा में स्थित था कोसल। कोसल हिमालय की तराई में स्थित था। ये क्षेत्र उपजाऊ था। उपजाऊ होने के कारण इससे कृषि बढ़ी और जनसंख्या भी बढ़ी कोसल महाजनपद की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। महाजनपद काल में युद्धों का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? ऑप्शंस हैं धर्म प्रचार करना, भूमि विस्तार करना, सांस्कृतिक प्रसार करना, जनसंख्या नियंत्रण का उद्देश्य को पाना। तो ऑप्शन महाजनपद काल में युद्धों का मुख्य उद्देश्य था वो था भूमि विस्तार, ताकि अधिक कर वसूल किया जा सके। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। युद्ध भूमि पर नियंत्रण के लिए किए जाते थे। अधिक भूमि से अधिक कर मिलता, इससे राज्य की शक्ति बढ़ती थी। तो भूमि विस्तार मुख्य उद्देश्य था युद्धों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नगरों के और चारों ओर किले क्यों बनाए जाते थे? किले का मतलब है दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें और चौड़ी चौड़ी दीवारें बनाते थे नगरों के चारों ओर। तो उसका कारण क्या था? ऑप्शंस हैं सौंदर्य, धार्मिक कारण, सुरक्षा या फिर व्यापार। तो नगरों के चारों ओर किले बनाने का प्रमुख कारण था वो था सुरक्षा कारण। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। किलेबंदी सुरक्षा के लिए की जाती, बाहरी आक्रमण का खतरा हमेशा रहता था, इसलिए किलेबंदी की जाती थी। इससे नगर सुरक्षित रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शंस हैं उद्योग, कृषि, खनन, समुद्री व्यापार। तो महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः जिस पर आधारित थी वो थी कृषि। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। भूमि कर से राज्य चलता, यही सबसे स्थायी और बड़ा आय का स्रोत उस टाइम पर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शिल्पकार किस संगठन में संगठित थे? ऑप्शन है सभा, परिषद, श्रेणी या फिर डी संघ। शिल्पकार श्रेणी संगठन में संगठित थे। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। उस टाइम के शिल्पकार एक समूह बनाते थे जिनको श्रेणी कहते थे। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। शिल्पकार श्रेणियों में संगठित थे। ये आधुनिक गिल्ड जैसी संस्थाएं थीं। इससे उत्पादन और व्यापार नियंत्रित हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 19 है बौद्ध धर्म का उदय किस सामाजिक पृष्ठभूमि में हुआ? ऑप्शंस हैं जनजातीय जीवन में, शहरीकरण में, औद्योगिकरण या फिर सामंतवाद। तो बौद्ध धर्म का उदय जिस सामाजिक पृष्ठभूमि में हुआ वह था शहरीकरण सामाजिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। महाजनपद काल में शहरीकरण बढ़ा, सामाजिक असमानताएं भी बढ़ी वर्ण व्यवस्था के कारण। इन परिस्थितियों में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है महाजनपद काल में न्याय व्यवस्था कौन संचालित करता था? ऑप्शंस हैं व्यापारी, ऑप्शन बी है राजा या सभा, ऑप्शन सी है पुरोहित या फिर डी है सैनिक। महाजनपद काल में न्याय व्यवस्था राजा या सभा संचालित करती थी। जहाँ पर राजतंत्र होता वहाँ पर राजा न्याय व्यवस्था को संभालता, और जहाँ गणतंत्र व्यवस्था प्रणाली होती वहाँ पर सभा न्याय व्यवस्था को संचालित करती थी। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। राजतंत्र में राजा न्याय करता, गणराज्यों में ये कार्य सभा करती थी। शासन व्यवस्था के अनुसार न्याय प्रणाली बदलती रहती। तो ये इसका आंसर था, आंसर बी, राजा और या सभा न्याय व्यवस्था को संभालती थी। क्वेश्चन नंबर 21 है वर्ण भेद किस काल की प्रमुख सामाजिक समस्याएं थी? ऑप्शंस हैं वैदिक काल की, महाजनपद काल की, मौर्य काल की या फिर डी गुप्त काल की। वर्ण भेद महाजनपद काल की प्रमुख सामाजिक समस्या थी। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा।
महाजनपद काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हुई। जन्म आधारित भेदभाव इस काल में बढ़ा। इससे सामाजिक तनाव भी उत्पन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यापार के विस्तार का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शंस हैं युद्ध, कृषि अधिशेष, धार्मिक यात्राएं, विदेशी आक्रमण। व्यापार इस काल में बढ़ा क्योंकि कृषि अधिशेष यानी कि कृषि जो उत्पाद हैं उनकी अधिकता हुई, जिससे व्यवसाय को बढ़ावा मिला। तो कृषि अधिशेष ऑप्शन बी इसमें सही होगा, कृषि अधिशेष। कृषि अधिशेष से व्यापार संभव हुआ। वस्तुओं का विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान, वस्तु का विनिमय बढ़ा। नगर व्यापारिक केंद्र बन गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, स्थायी सेना का विकास किस काल में हुआ? ऑप्शंस हैं वैदिक काल में, महाजनपद काल में, गुप्त काल में या फिर डी मध्यकाल में। स्थायी सेना का विकास महाजनपद काल में शुरू हुआ। ऑप्शन 20 में सही होगा। महाजनपद काल में स्थायी सेनाएं रखी जाने लगी। इससे राज्य का विस्तार संभव हुआ। ये एक राजनीतिक शक्ति का आधार भी बना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, लोहे के औजारों का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? ऑप्शंस हैं युद्ध वृद्धि हुई, इससे कृषि विस्तार हुआ, धार्मिक परिवर्तन हुआ या फिर शिक्षा का विकास। लोहे का औजारों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा कृषि विस्तार पर। लोहे के औजारों से जंगल साफ हुए, जिससे कृषि योग्य भूमि बढ़ी और कृषि का विस्तार संभव हुआ। ऑप्शन 20 में सही होगा। लोहे के औजारों से जंगल साफ किए गए, नई भूमि खेती योग्य बनी, इससे कृषि उत्पादन बढ़ा। अगला क्वेश्चन है, राजतंत्र और गणराज्य दोनों किस काल में पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं वैदिक काल में, महाजनपद काल में, मौर्य काल में या फिर डी गुप्त काल में। राजतंत्र और गणराज्य महाजनपद काल में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। महाजनपद काल में दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित थी। मगध राजतंत्र था तो वज्जी एक गणराज्य था। तो दोस्तों ये महाजनपद काल के कुछ PYQs थे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए, इसी तरह की वीडियो को और अधिक देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।